9th स्टैंडर्ड अम्ल क्षारक तथा लवण में हमको पढ़ना है एरहेनियस का अम्ल तथा क्षारक का क्या सिद्धांत है, अम्ल तथा क्षारक की सांद्रता क्या है, विलयन का पीएच, अम्ल तथा क्षारक का पीएच और क्षार किसे कहते हैं। वैसे यहाँ थोड़ी सी जानकारी दी गई है, सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा कि इसमें से कौन जो है तरीके से आप 3 समूहों में बांट सकते हैं। कोई खट्टा होगा, कोई मीठा होगा, कोई कसैला होगा, ऐसा है, लेकिन ये अभी तो नहीं है, पूछा जाएगा। लिटमस कागज की सहायता से अम्ल तथा भस्म की पहचान हम कर सकते हैं। अगर लाल लिटमस नीला हो जाता है इसका मतलब क्षार होगा, और नीला वाला अगर लाल हो जाता है इसका मतलब कि अम्ल होगा। यहाँ एक जो है टेबल बनाई गई है, जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको बोला जाता है। इसमें H आयन है, H+ आयन क्षारीय मूलक कहलाएगा, और जो Cl है वह अम्लीय मूलक, थोड़ा उल्टा है, आप ध्यान में रखिएगा। और जिसमें H+ रहेगा वह अम्ल रहेगा। इसी तरह से HNO3 है, ये नाइट्रिक अम्ल है, इसमें H+ एक आयन है, यह O3 नाइट्रेट आयन है, तो यह भी अम्ल है। यह भी अम्ल है क्योंकि यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ पर OH है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ पर जो है Na+ रहेगा और OH- रहेगा, तो ये जो है क्षार है। तो इसका टेबल मैं आपको भेजा था और फिर से भेज दूंगा। अगले चैप्टर पर देखें, ये जो है नहीं करना है। आयनिक यौगिकों को हम कक्षा 8वीं में पढ़े थे, फिर से हम देख लेते हैं कि किस तरह से आयनिक यौगिक फॉर्म करते हैं। तो आयनिक यौगिकों में केटायन और एनायन होते हैं। धनात्मक आयन क्षारीय मूलक तथा एनायक ऋणात्मक आयन और अम्लीय मूलक। इन आयनों पर विपरीत विद्युत आवेश होने के कारण उनमें आकर्षण बल कार्यरत होता है, इसे आयनिक बंध कहते हैं। और है केटायन का एक धनावेश और एनायन का एक ऋणावेश, इनके बीच का आकर्षण बल एकल आयनिक बंध कहलाता है। तो यहाँ पर स्थिर विद्युत का अध्ययन करते समय हमने देखा कि प्राकृतिक रूप से किसी भी पिंड की प्रवृत्ति विद्युत आवेशित स्थिति से उदासीन स्थिति की ओर जाने की होती है। किसी तरह से वह अष्टक कंप्लीट, द्विक या अष्टक कंप्लीट होना चाहता है। जैसे यहाँ सोडियम है, यह सोडियम आप देखें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है, तो ये एक अगर निकल जाए तो ये 28 निष्क्रिय गैसीय तत्वों के जैसा हो जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, 28 हो गया, अभी यह सोडियम आयन बन गया, यह स्थिर अवस्था में रहता है। इसी तरह से ये क्लोराइड आयन है, 287 है, इसमें भी अष्टक कंप्लीट नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन प्लस माने ग्रहण कर रहा है, तो ये 288 हो रहा है, ये भी निष्क्रिय जैसी तत्वों के जैसा हो गया। तो ये और ये जब आपस में आएंगे तो ये बन जाते हैं, देखिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ ले रहा है, तो इन दोनों के लिए आसान हो जाता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो ये Na+ आयन हो गया, और ये ले लिया तो Cl- आयन होगा, लेकिन दोनों मिल करके NaCl यौगिक बन जाता है, जिसको हम कहते हैं आयनिक यौगिक। यह नमक भी बोला जाता है साधारण भाषा में। पूर्ण अष्टक होने वाला इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन स्थिर स्थिति दर्शाता है। सोडियम+ और क्लोराइड आयन इन विपरीत आवेशित आयनों में आयनिक बंध निर्माण होने के कारण स्थिर आयनिक यौगिक NaCl बनता है। फिर देखो लिखा है कि मिलाने पर बनने वाले मिश्रण को क्या कहते हैं, ये अभी स्वयं अध्ययन के लिए है। यहाँ पर है कि जब आयनिक यौगिक पानी में घुल जाता है तब उसका जलीय विलयन बनता है। ठोस आयनिक यौगिकों में विपरीत आवेश वाले आयन एक दूसरे से आबद्ध होते हैं। जब कोई आयनिक यौगिक पानी में घुलने लगता है तब पानी की अणु
यौगिक के आयनों के बीच जाकर उन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं, अर्थात जलीय विलयन बनते समय यौगिकों का वियोजन होता है, अलग होता है। विलीनों में अलग हुए प्रत्येक आयन को चारों ओर से पानी के अणु घेर लेते हैं। यह स्थिति दर्शाने के लिए प्रत्येक आयन के संकेत के दाईं ओर AQ अर्थात जलीय लिखा जाता है। कहीं भी रिएक्शन में आप देखते हैं AQ माने एक्वा जलीय विलयन है। ये सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड को पानी में घोलने पर यहाँ पर उसके आयन और क्लोरीन, सोडियम का आयन और क्लोराइड का आयन दोनों अलग अलग हो जाता है। सोडियम क्लोराइड को जब पानी में डालते हैं तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन अलग अलग हो जाता है, वियोजित हो जाता है। कहने का मतलब जिन आयनों से बना है उसी आयनों में टूट जाता है। आर्हेनियस का अम्ल तथा क्षारक सिद्धांत क्या कहलाता है? एक वैज्ञानिक थे आर्हेनियस, स्वीडिश के वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या अम्ल और क्षार की परिभाषा दी है? अम्ल की परिभाषा दी है कि अम्ल का अर्थ है ऐसा पदार्थ जिसके पानी में घुलने पर उसके विलयन में हाइड्रोजन आयन एकमात्र केटायन बनते हैं। अम्ल का अर्थ है ऐसा पदार्थ जिसके पानी में घुलने पर, याद रखिए, पानी में घुलने पर उसके विलयन में हाइड्रोजन आयन एकमात्र बनते हैं, जिसको हम केटायन कहते हैं। जैसे HCl है, H2SO4 है, H2SO3 है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोकार्बोनिक अम्ल। जैसे यहाँ HCl में आप देखें जब पानी में घोला जाता है H+ आयन और Cl- आयन में टूट गया है। इसी तरह से H2SO4 को आप देखें, H2SO4 को जो पानी में घोला गया है तो H+ आयन और SO4- आयन में टूट गया है। और यह जो है यह फिर से टूट जाता है हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयनों में। और ये भी, इन यौगिकों के नाम क्या हैं? ये अमोनिया है, सोडियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, लेकिन ये क्रॉस किया गया है। अब इसको NH3 को पानी में घोलने पर अमोनियम आयन बनता है और हाइड्रोक्साइड आयन बनता है। इसी तरह से यहाँ पर आप देखें सोडियम आयन और ऑक्सीजन आयन बनेगा। आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार क्षारक की क्या परिभाषा है? क्षारक का अर्थ क्या है? क्षारक का अर्थ है ऐसा पदार्थ जो पानी में घुलने पर उसके विलयन में केवल OH हाइड्रोक्साइड आयन एकमात्र एनायन बनते हैं। अम्ल में आपने क्या देखा था? वो भी पानी में घुल रहा था लेकिन वहाँ हाइड्राइड आयन बन रहा था, लेकिन यहाँ पर आप देखें हाइड्रोक्साइड आयन बन रहा है। क्षारक का अर्थ है ऐसा पदार्थ जो पानी में घुलने पर उसके विलयन में केवल OH आयन माने हाइड्रोक्साइड आयन एकमात्र आयन बनते हैं, उन्हें हम क्षारक कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोलने पर सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयनों में टूट गया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोलने पर कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयनों में टूट गया है। अब अम्ल तथा क्षारकों का वर्गीकरण। अम्ल तथा क्षारकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो इसमें आप देखें तीव्र और सौम्य अम्ल, इसी तरह से क्षारक भी होता है, स्ट्रांग एंड वीक एसिड, बेसिस एंड अल्कली। अम्ल तथा क्षारकों के जलीय विलयन में उनका वियोजन किस अनुपात में होता है, उसके अनुसार उसका वर्गीकरण तीव्र तथा सौम्य इन दो प्रकार के मुख में किया जाता है। तीव्र अम्ल किसे कहेंगे? जब पानी में घुले और वियोजन हो जाए तो उसमें उसके आयन ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, जैसे हाइड्रोजन आयन। विलयन में हाइड्रोजन आयन अधिक मात्रा में मिले तब उसको हम कहेंगे कि तीव्र अम्ल। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोब्रोमाइड है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। और सम अम्ल किसे कहते हैं? वीक एसिड। सम अम्ल पानी में घुलने पर उसका पूर्ण वियोजन नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है पूर्ण वियोजन नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है? पूर्ण वियोजन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर पूर्ण वियोजन नहीं होता। उसके जलीय विलयन में थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयन
तथा संबंधित अम्ल के अम्लीय मूलक इन आयनों के साथ ही वियोजन न हुए अम्ल के अणु बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे H2CO3 कार्बनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल CH3COOH एसिटिक अम्ल जिसको सिरका कहा जाता है। इसी तरह से तीव्र भस्म क्या है, स्ट्रांग बेस है। तीव्र क्षारक पानी में घुलने के बाद उनका लगभग संपूर्ण वियोजन होता है। उसके जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन तथा संबंधित क्षारक के मूलक यही आयन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। और सौम्य वीक बेस किसे कहेंगे? सौम्य क्षारक पानी में घुलने के बाद उसका संपूर्ण वियोजन नहीं होता। उनके जलीय विलयन में कम मात्रा में OH आयन तथा संबंधित क्षारकीय मूलकों के साथ वियोजन न हुए क्षारक के बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ये तो पाया ही जाएगा लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं पाया जाएगा। फिर से देख लें, वीक बेस सौम्य क्षारक पानी में घुलने के बाद उसका संपूर्ण वियोजन नहीं होता है। उसके जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयनों के साथ संबंधित क्षारीय मूलकों के न वियोजित हुए पार्ट क्षारक भी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है सौम्य क्षारक, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। और क्षार किसे कहते हैं? जो क्षारक पानी में बड़ी मात्रा में विलय है, पानी में घुल जाए, उन्हें लवण कहते हैं। उन्हें क्षार भी कहते हैं। जो क्षारक पानी में बड़ी मात्रा में विलय होता है उसे हम क्षार कहते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, NH3 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, OH मान पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ये तीव्र लवण तथा NH3 सौम्य लवण है। अभी एक क्षारकता और अम्लकता बेसिडिटी एंड एसिडिटी। अम्ल एक अणु से प्राप्त होने वाले हाइड्रोजन आयन की संख्या होती है, जैसे HCl में 1 है, HNO3 में 1 है, H2SO4 में 2 है, H2CO3 में 2 है, H3BO3 में 3 है, H3PO4 में 3 है, CH3COOH में 1 है H आयन। तो एक अणु से प्राप्त होने वाले हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड में OH 1 है, OH 1 है, OH इसमें देखो 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है। अम्ल तथा भस्मों का वर्गीकरण उनके क्रमशः क्षारकता तथा अम्लता के आधार पर भी किया। अम्ल तथा क्षारकों की सांद्रता कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस 2 विकल्प लिया गया। एक में ज़्यादा पानी है, एक में कम पानी है, और एक नींबू लिया गया। 2 समान भाग किए गए। 2 समान भाग में से एक भाग को इसमें निचोड़ा गया, दूसरे भाग को इसमें निचोड़ा गया। माने घुलाने वाला पानी विलायक पानी है, इसमें विलायक पानी है, घुलने वाला नींबू है, घुलने वाला नींबू है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें पानी ज़्यादा है तो यह इसका स्वाद कम खट्टा लगेगा, इसका स्वाद ज़्यादा खट्टा लगेगा क्योंकि इसमें कम पानी है। तो विलायक तो सेम है लेकिन विलेय तो सेम है, लेकिन विलायक कम ज़्यादा होने के कारण स्वाद में अंतर आ जा रहा है। तो विलायक और विलेय दोनों पर आधारित होता है कि कैसा उसका स्वाद आएगा, कैसा नहीं रहेगा। तो सीधी सी बात है कि विलयन में विलेय की सांद्रता अधिक होने पर वह विलयन सांद्र होता है। किसी भी विलयन में जो घुला हुआ है विलेय, उसकी सांद्रता अधिक होगी तो वह सांद्र विलयन कहलाएगा, और विलेय की सांद्रता अगर कम होगी तो वह तन विलयन कहलाएगा। तो इसको 2 तरह से घोला जाता है। एक तो इसमें आप देखें कि 2 इकाइयों का उपयोग किया जाता है। पहली इकाई है ग्राम प्रति लीटर, माने 1 लीटर में कितना ग्राम घुला हुआ है विलेय, और दूसरा है 1 लीटर आयतन में कितने विलेय हुए की इकाई मोल में व्यक्त की गई, उसको हम मोलरिटी कहते हैं। जैसे 1 लीटर में 1 मोल है कि 2 मोल है, माने एक तरह से अणु 1 है, 2 है, कितना घुला हुआ है। ये जो है अगले यहाँ पर आप देख सकते हैं
जैसे ए बी ऐसे पूरा डिटेल दिया हुआ है। नमक है, NaCl है। नमक का जब अणुसूत्र आप निकालते हो तो 58.5 यूनिट आता है, और ग्राम इतना अगर है 117 ग्राम है तो इससे 2 से दुगना करोगे, माने डी में सी से भाग गया, इसका जस्ट डबल है, इसलिए यहाँ माने 2 NaCl है। 117 ग्राम में कितना है, 2 NaCl है, तो यहाँ 2 मोल हो गया। अगर घुल विलायक जो है 2 लीटर है और कितना घुला हुआ है, 117 ग्राम घुला हुआ है, तो इसका मतलब कि 1 लीटर में 58.5 ग्राम घुला हुआ है, तो उसको हम कहेंगे 1 मोल बिलियन। इसी तरह से अगर HCl यहाँ पर 3.65 ग्राम बताया गया है जो घुला हुआ है, और इसका अणुभार 36 मतलब 1 मोल का भार जो है 36.5 है, तो डी में सी से भाग दोगे तो 0.1 मोल आएगा, और 1 लीटर बिलियन है तो 1 लीटर में इतना घुला हुआ है, तो D/F आ जाएगा। D/F 3.65/1 यही है, और यहाँ 0.1 मोल आएगा। फिर हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका अणु द्रव्यमान 40 होता है, मान लो 60 घुला हुआ है तो 60/40 और 1.5 आएगा, माने यहाँ 1.5 मोल है। एक पूरा है, फिर NOH का आधा है। 2 लीटर बिलियन है, 2 लीटर में 60 ग्राम घुला हुआ है, तो कितना हुआ 1 लीटर में 30 ग्राम प्रति लीटर हुआ, और H कितना हुआ अणुता, तो E/F ये क्या है, 1.5 है, F कितना है 2, तो 1.5/2 बराबर 0.75 आएगा। बिलियन का pH क्या होता है, बिलियन का pH पानी में घुलने पर अम्लों तथा क्षारकों का कम अधिक मात्रा में वियोजन होता है तथा H और OH आयन तैयार होते हैं। सभी प्राकृतिक जलीय विलयनों में H+ और OH- आयन भिन्न भिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। इसके अनुसार उन विलयनों के गुणधर्म निश्चित होते हैं। अब आप देख लें कि यहाँ पर H+ तथा OH आयनों की मात्रा के अनुसार मृदा के अम्लीय, उदासीन और लवणीय ये प्रकार बताया गया है। रक्त कोशिका द्रव्य उनके नियोजित का सुचारू रूप से होने के लिए उनमें H+ और OH आयनों का विशिष्ट अनुपात होना आवश्यक है। माने हमारे शरीर में भी अम्लता बढ़ जाती है या कम हो जाती है इसी के आधार पर। सूक्ष्मजीवों के उपयोग से की जाने वाली किण्वन या अन्य जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में H+ और OH- आयनों का अनुपात विशिष्ट मर्यादाओं में बनाए रखना आवश्यक होता है। शुद्ध पानी का भी अत्यल्प मात्रा में वियोजन होकर H+ और OH आयन समान अनुपात में बनते हैं। जैसे H2O का वियोजन होकर के, विचलन नहीं वियोजन है, ये गलत लिखा हुआ है, वियोजन है, H+ और OH आयन होता है। पानी के वियोजन होने के गुणधर्म के कारण किसी भी पदार्थ के जलीय विलयन में H+ और OH आयन ऐसे 2 आयन होते हैं, परंतु उनकी सांद्रता अलग अलग होती है। तो इसके आधार पर सामान्य जलीय विलयन जो होता है 1 मोल HCl होगा, pH वैल्यू जो होता है तो 1 मोल HCl रहेगा। ये देखो इधर यहाँ से बीच से यहाँ से ये ऊपर की तरफ तीव्र अम्ल होता चला जाएगा, मतलब अम्ल की तीव्रता बढ़ती चली जाएगी, और नीचे की तरफ क्षारकता ये अम्ल क्षारक तीव्र क्षार होता चला जाएगा। तो यहाँ पर देखें 1 मोल HCl है, उसकी प्रबल भस्म होता है, उसका pH वैल्यू 0.0 होता है। जठर रस 1.0, नींबू का रस 2.5, सिरका 3.0, टमाटर का रस 4.1, काली काफ़ी 5.0, अम्लीय वर्षा 5.6, मूत्र 6.0, बारिश 6.5, दूध 7, शुद्ध पानी, चीनी का पानी, रक्त 7.5, खाने का सोडा 8.5, टूथपेस्ट 9.5, मिल्क का मैग्नीशिया 10.5, चूने का पानी 11.02, 1 मोल NaOH का 14.5 होता है। तो आप देखें तो दूध जो है
यहाँ दूध का सेवन है, इसका अर्थ ये हुआ कि यह न तो अम्लीय है न तो क्षारीय है। तो भोजन के पाचन के लिए दोनों का समान होना जरूरी है। पानी के वियोजन में निर्मित होने वाले एच आयनों की सांद्रता 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर जितनी होती है। इसी तापमान पर 1 मोल HCl के विलयन में H+ आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर होती है तथा 1 मोल NaOH इस विलयन H आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻14 मोल प्रति लीटर होती है। इतनी बड़ी होती है। इससे यह ध्यान आता है कि सामान्य जलीय विलयनों में H+ आयनों की सांद्रता व्याप्त होती है। रासायनिक तथा जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में अत्यंत उपयुक्त 10⁻⁻10 से लेकर के 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर इतनी बड़ी होती है। रासायनिक तथा जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में अत्यंत उपयुक्त H+ आयनों की सांद्रता के एक सुविधाजनक नए माप की डेनिश वैज्ञानिक सोरेनसन ने ईस्वी सन 1909 में शुरुआत की। यह माप है, इसी को कहते हैं pH मापन श्रेणी। pH मापन श्रेणी, pH स्केल बोला जाता है। यह मापन श्रेणी 0 से 14 pH होती है। इस मापन श्रेणी के अनुसार पानी का pH होता है, अर्थात अगर शुद्ध पानी होगा तो 10⁻⁷ माने 7 होगा। pH 7 उदासीन विलयन दर्शाता है। यह मापक का मध्य बिंदु है। अम्लीय जलीय विलयन का pH 7 से कम होगा, जबकि क्षारीय जलीय विलयन का pH 7 से अधिक होगा, जो कि पीछे के पृष्ठ में आपने देखा। इसके बाद है वैश्विक सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर। नीचे दिए गए प्राकृतिक और संश्लेषित सूचकों के अम्लीय और लवणीय विलयनों में कौन से रंग होते हैं? लिटमस, हल्दी। लिटमस में 2 तरह का, लाल और नीला होता है। हल्दी जामुन, मेथिल ऑरेंज फेनोल्फथालीन। तो ये हल्दी और जामुन ये तो प्राकृतिक है, बाकी ये सब सिंथेटिक हैं। प्राकृतिक और संश्लेषित, सिंथेटिक का मतलब संश्लेषित रंग जब अम्लीय और लवणीय विलयनों में 2 अलग अलग रंग दर्शाते हैं। ऐसे रंजक द्रव्यों का सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये सूचक हैं, ये लिटमस, हल्दी, जामुन, मेथिल ऑरेंज। इसमें प्रश्न में आ सकता है कि प्राकृतिक सूचक लिखिए तो आप हल्दी जामुन लिखिए, संश्लेषित सूचक लिखना है तो मेथिल ऑरेंज और फेनोल्फथालीन आप लिखिए। तो फिर देखें pH मापन प्रणाली में अम्ल pH क्षारकों की तीव्रता के अनुसार उसके विलयनों का pH 0 से 14 तक बदलता है। pH के बदलाव दर्शाने के लिए वैश्विक सूचक का उपयोग किया जाता है। विभिन्न pH के लिए वैश्विक सूचक अलग अलग रंग दर्शाते हैं, जैसे यहाँ पर दर्शाया गया है। ये पट्टी, यहाँ से हरा जो है उदासीन होता है, इधर देखिए क्षार, अगर कलर ऐसा आएगा क्षार होता जाएगा, इधर ऐसा कलर आता जाएगा तो अम्लीय होता जाएगा। कई संश्लेषित सूचकों को विशिष्ट अनुपात में मिश्रित कर वैश्विक सूचक बनाया जाता है। वैश्विक सूचक का विलयन अथवा उसके उपयोग से बनाई गई कागज की pH पट्टी का उपयोग कर दिए गए विलयन का pH निश्चित किया जा सकता है। pH ज्ञात करने की सबसे सटीक पद्धति है pH मापक। इन विद्युत उपकरण का उपयोग करना।